हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली आप में से काफ़ी लोग जो है वो इस बार केवीएस के लिए एलिजिबल है। तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन, क्योंकि इस बार जो है रूल रेगुलेशन बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, तो काफ़ी लोग कन्फ्यूजन है। तो मेरा एक ही सजेशन सबसे पहले यही होगा, देखो हम सब इतने तो पढ़ सकते हैं इंग्लिश जो है, कि जो भी रूल रेगुलेशन है वो एक एक करके अच्छे से अपना जो पार्ट है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर भी जैसे मोस्ट जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस होता है, इनका मैं फिर भी बता सकती हूँ। लेकिन जो बहुत सारे सब्जेक्ट है, मल्टीपल सब्जेक्ट है, उनके बारे में बताना पॉसिबल नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मुझे भी पढ़ना पड़ता है। और आप में से आज ही एक का मैंने कमेंट देखा था कि आप जो है डेली के ब्लॉग डालने से बढ़िया अपना स्टडी कर लीजिए। तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है कि हाँ, मुझे अपना स्टडी करना चाहिए। फिर भी इसलिए मैं डेली ब्लॉग ना शेयर करके वन बाई अल्टरनेट डे डालती हूँ। और कोई भी छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो होता है, क्योंकि उसमें जस्ट बोलना होता है और जस्ट मुझे पोस्ट करना होता है, उसमें टाइमिंग नहीं लगता है, तो वो मैं पोस्ट कर देती हूँ। और काफ़ी लोग नए हैं तो उनको रूल रेगुलेशन पता भी होना चाहिए, तो इसलिए मैं शेयर कर देती हूँ कि मेरे साथ और भी ऐसे एस्पिरेंट हैं जो स्टडी करना चाहते हैं, तो वो स्टार्ट कहाँ से करें। तो इसी बारे में भी आज यही वीडियो है कि हम अगर केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैंने जो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम दिया तो उसके बेसिस पे मैं यही बोलूँगी। और जो 2 साल में मैंने जो एक्सपीरियंस किया, केवीएस एक ऐसा जो है, केवीएस ही एक ऐसा ओनली जो है एग्ज़ाम है जिसमें आपको क्या है वो सिलेबस पे स्टिक है। और अदर एग्ज़ाम जैसे आप स्टेट का ले लीजिए, आप DTPSB का ले लीजिए, या आप और किसी का भी एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें सिलेबस से आउट ऑफ आपका सिलेबस आ जाता है। लेकिन केवीएस ही एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे वो सिलेबस पे ही स्टिक रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक करना है, उसके बाद आपको सिलेबस में जाना है। सिलेबस में जाके जो है आपको सिलेबस पूरा का पूरा जो है प्रिंट आउट निकालना है, और 1 बाई 1 मतलब बोलते हैं ना, वर्ड बाई वर्ड आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अब ये बात आती है कि हम जो है कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। तो केवीएस के लिए सबसे अच्छा जो है सोर्सेज है वो है एनसीईआरटी, क्योंकि केवीएस जो है डायरेक्ट, कभी कभी आप देखोगे डायरेक्ट स्कूल की बुक से ही क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे पीआरटी है, उनका तो आप देखोगे कि जो छोटे छोटे बच्चों की राइम्स वगैरह थी, ये छोटी स्टोरी थी, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए थे। जो भी स्टोरी में जो नेम थे उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो पीआरटी वालों को तो बहुत ज़्यादा बुक्स भी पढ़नी है, हर चीज़, उसकी स्टोरी, उसका नेम, स्टोरी में जो मेन हेड कौन है, उसकी सराउंडिंग में जो जो कैरेक्टर, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी आपके लिए। तो सेम जो है टीजीटी पीजीटी, उनको भी सेम यही करना है कि आपको सबसे पहले जो है 6 से आपका 10 तक आपका सिलेबस जो है एनसीईआरटी का सारी बुक्स कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये कंप्लीट करना है। उसके बाद जो करना है आपको एनसीईआरटी, अगर आपके पास ऐप है तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, या आपके पास जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर आती है बुक्स, जो एक्स्ट्रा करिकुलम होती है, एक्स्ट्रा हार्ड वाले क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं, वो भी आपको करना है। तो मैंने तो क्या कर रखा है, मेरे पास पॉसिबल नहीं है कि इतनी सारी बुक्स खरीदना, तो मैंने एनसीईआरटी का ऐप है वो डाउनलोड कर रखा है, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है, 11-12 की जो साइकोलॉजी होती है उसके लिए मैंने डाउनलोड की थी, और मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, तो उसके लिए मुझे थोड़ा नीड पड़ती थी, तो इसलिए मेरे पास डाउनलोड पहले से ही था। तो वहाँ पे आप देखोगे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम से भी बुक्स है, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा तो उसमें जो है एक्स्ट्रा हार्ड वाले क्वेश्चन है वो उसके अंदर दे रखे होते हैं, तो वो भी आपको करना है। इन सबको करने के बाद जो है, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपको पीवाईक्यू करने, जितने भी पीवाईक्यू हो सकते हैं, चाहे वो स्टेट के हो, DTPSB को हो, जितने भी है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी पीवाईक्यू आपको मिलते हैं वो आपको सॉल्व करना है। टेक्स्ट बुक ऐप से हमेशा आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, हर समय आपको टेस्ट देना, आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, ये हो गया आपका जो है जो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा पेडालॉजी में अलग से ही मैं वीडियो बना चुकी थी, उसमें सारी चीज़ें शेयर कर चुकी थी। इसमें से आप लोगों ने पूछा हुआ था कि दी जो पेडालॉजी सेक्शन में जो है हमें एनआईओएस के कौन कौन से ब्लॉक पढ़ने हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद ही मैं वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इसमें मिक्सअप हो जाएगा। तो ये आपको करना है कि एनआईओएस के ब्लॉक पढ़ने, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, नहीं तो अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप बैच परचेज कर सकते हो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सच बोलूँ तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं
कि कौन सा बेस्ट होगा, क्योंकि मैं अपने सिलेबस में इतना स्टिक रहती हूँ ना कि मैंने हमेशा अपने सब्जेक्ट मैथ्स से ही हमेशा सोचा है कि मुझे टीचर बनना है, तो उसी से मैंने साइंस कभी अप्रोच नहीं किया। हालांकि मैं दे सकती थी DSSB में, मैं फॉर्म फिलअप कर सकती थी उसमें जो कॉम्बिनेशन था, लेकिन मुझे वो बोलते हैं ना कि टीचर बनना है तो मैथ का ही बनना है, तो मैंने अभी कभी अदर सब्जेक्ट के बारे में सोचा नहीं, तो मुझे उसकी नॉलेज भी नहीं है। लेकिन हाँ, जितने भी टॉपर हैं उनकी स्ट्रेटेजी मैंने सुनी थी, जो लास्ट ईयर जिनका सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने सेम यही स्ट्रेटेजी बोली है कि सबसे पहले उन्होंने NCERT अपनी कंप्लीट करी थी, उसके बाद अगर टाइम मिलता था तो उन्होंने NCERT एग्जाम क्लियर किया, और बाकी टाइम उन्होंने PYQ ही किए हुए थे। ठीक है, तो ये वीडियो था उन लोगों के लिए जिनको स्टार्टिंग से, जो बहुत ज़्यादा बिगिनर है, जिनको कोई आइडिया नहीं है, जस्ट उन्होंने अपना जो है सीटेट कंप्लीट किया है, और मतलब वो मतलब पहली बार एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए, तो उन लोगों के लिए ये था। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप क्या कर सकते हो, NCERT है वो पढ़ना आप स्टार्ट कर दो। क्योंकि मैं फिर ये बोलूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने फॉर्म भरा हुआ था दिसंबर में और फेब में मेरा एग्ज़ाम हो गया था, तो मुझे जो है प्रिपरेशन का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। बस मेरा ये था कि मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मुझे जो है NCERT के जो भी क्वेश्चन वगैरह थे वो मैं उसके अकॉर्डिंग मुझे ये सारे पता थे कि क्वेश्चन कैसे क्या हैं, तो मैं उसमें अपने सब्जेक्ट में अच्छा कर पाई थी। लेकिन पेडोलॉजी सेक्शन वो मेरा वीक रह गया था, क्योंकि वही बात थी कि कोई हमें नॉलेज नहीं थी, सब्जेक्ट सिलेबस सडनली चेंज हुआ था और प्रिपरेशन का कोई टाइम नहीं था, तो ये सारी चीज़ें थी। तो जब तक टाइम है, मतलब नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, मैं यही बोलूँगी आपको, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं आप में से जो फ्रेशर नहीं है, लेकिन उन्होंने काफ़ी हाउसवाइफ ऐसी भी है जो क्या है, उन्होंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी है, तो उनके लिए दोबारा से स्टडी करना स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। तो NCERT है वो छोटे बच्चे अगर पढ़ सकते तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको NCERT पढ़ने में भी प्रॉब्लम आती है तो आजकल जो है आप YouTube से पढ़ सकते हैं। YouTube में जैसे आपका फिजिक्स वाला है, उन्होंने 6 से 10 तक की क्लासेस हैं, उनके YouTube चैनल में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। या सबसे अच्छा तरीका है, जैसे आप पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी आपको वन शॉट में देखना है, तो आप क्या है, कोई भी चैप्टर उसका वन शॉट, क्योंकि क्लास 6 से 10 की जो है वो क्लासेस होती है, तो वन शॉट में कई सारे यूट्यूबर है वो अपने अपने चैनल पर वो डालते हुए रहते हैं, तो उससे भी आप कर सकते हो। उसमें कई सारी चीज़ें वो बताते हैं कि कौन से क्वेश्चन मोस्ट है नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो टीचर्स अड्डा, ये जो है एक यूट्यूब चैनल है, उसमें भी साइंस की प्रिपरेशन कराते हैं, सोशल साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराते हैं, हिंदी इंग्लिश सबकी, और अध्ययन मंत्रा उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट की करा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक्चुअली मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं की हूँ, तो मैं नहीं बता सकती कि इसमें बेस्ट कौन सा है। ठीक है, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी आपको NCERT तो पढ़नी ही पढ़नी है, ये मस्ट है। और बाकी मेरा जो है, मैं अभी NCERT इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ ट्यूशन वगैरह, तो मुझे वो एक्सपीरियंस है। और मेरा वैलिडिटी है वो फिनिश होने वाली है इस अप्रैल में ही समझो, तो उसको क्या मल्टीपल रिवीजन करना है, उसके बाद मैं NCERT करूँगी। और NCERT करने के बाद मैथ है मेरा सब्जेक्ट, तो मुझे RD शर्मा भी करनी है। तो क्योंकि मैथ में आपको पता है जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो उतना बेटर है, क्योंकि कब कैसा क्वेश्चन आ जाए आपको नहीं पता। हार्ड लेवल KVS का भी नहीं पता, इतने रूल रेगुलेशन आ रहे हैं, हमें नहीं पता कितना हार्ड आएगा, कितना लेवल मॉडरेट आएगा, हमें नहीं पता। और ऊपर से ये भी बोला जा रहा है कि ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस सब में हमें जो है अपना इतना मतलब प्रेशराइज नहीं करना है, माइंड को हमेशा दिमाग को रिलैक्स करना है। ये देखना है कि सिलेबस तो कहीं भी नहीं जा रहा, जो लास्ट ईयर का सिलेबस है वो हमें उसको अकॉर्डिंग तो चलना है, क्योंकि पूरा तो चेंजेस नहीं हो सकता ना। आप भी समझते हो कि पूरा तो सिलेबस नहीं चेंज हो जाएगा ना, तो जितना है उतना पढ़ लो, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि जो ये वेट करेगा ना कि नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस आएगा, सारी चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं जो पहले से प्रिपरेशन करा उससे कहीं ना कहीं दूर चला जाएगा। जैसे कि मैं DSSB की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं अब KVS की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ। कुछ आपके ऊपर निर्भर है कि आप वेट करना चाहते हो या नोटिफिकेशन आने से पहले जितने भी टाइम मिलता है आप अपने आप को प्रिपेयर
प्रिपेयर करके रखोगे औरों से पहले, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें हैं, अभी आपको एक्सप्लोर भी करना है कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कौन सा बैच अच्छा है। तो इस तरीके से चीज़ें अभी आपके पास वो सारी चीज़ें टाइम है। और सबसे जो बेस्ट है देखो यही है कि सेल्फ स्टडी ही काम में आती है। कोई किसी का बैच आप खरीदो, फिर आपको पता चले वो बैच अच्छा नहीं है, तो उससे क्या है, आपका डिमोटिवेशन फील होने लगेगा। इसलिए किसी के ऊपर स्टिक मत रखो, सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मस्ट है, ठीक है। आप चाहे, जैसे मैंने पैडालॉजिकल लास्ट टाइम जो है मैंने बैच खरीदा था हिमांशी मैम का, उनके जो है घर की कुछ इशू की वजह से, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने अच्छे से क्लासेस नहीं ली थी, उन्होंने सिलेबस भी पूरा नहीं कराया हुआ था, जो भी हो। तो मुझे उस समय NIOS के ब्लॉग के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। और अगर आप यूनिट 3, 4, 5 अगर ध्यान से देखो कि ये सारे ऑफिशियल साइट है, ये गवर्नमेंट की सारी जो भी रूल रेगुलेशन है वहाँ से है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो हमें जो है उससे ऑथेंटिक और नहीं कोई चीज़ें मिल सकती है। तो थोड़ा सा आपको क्या है, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। अगर क्योंकि आप कहीं से भी बैच खरीद लो, आपको NIS तो पढ़ना ही पड़ेगा। जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ऑथेंटिक चीज़ें दे रखी है कि आपको एक बार नज़र तो वहाँ पे देना ही, गो थ्रू होना ही पड़ेगा वहाँ से आपको, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। तो मैं यही बोलूँगी, नोटिफिकेशन आने से पहले पहले अपना जो है NCERT आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। तो आप बेसिक से स्टार्ट करोगे तो आप एडवांस लेवल तक पहुंच जाओगे। फिर आप कोई किसी का बैच आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो उनके यूट्यूब चैनल में किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद आप किसी का भी बैच खरीद सकते हैं, क्योंकि मे बी किसी के पास टाइम नहीं होता इतना सर्च करने का, तो मे बी आपको टाइम सेव करना है और सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाए, और आपको कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बैच परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो यही तक था आज का दिन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय।